देख रहे हैं खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। असम में सरकारी मदरसों पर बैन लगाने के फैसले पर पूरे देश की सियासत बेचैन हो गई। वहां के मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदला जाएगा। तमाम विपक्षी पार्टियां इसे आरएसएस का एजेंडा बता रही हैं, जबकि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सरकारी पैसे से कुरान की शिक्षा नहीं हो सकती। सरकार ने यह भी कहा है कि संस्कृत संस्थानों पर भी फैसला लिया जाएगा, इन पर भी नोटिफिकेशन जारी होगा। इस बीच कश्मीर के शोपियां में एक मदरसा सुरक्षा एजेंसियों के स्कैनर पर है। वहां के 13 छात्रों के आतंक कनेक्शन पर हंगामा हो रहा है। उस मदरसे के 3 टीचरों को गिरफ्तार किया गया है। यानी मदरसों पर बैन के साथ साथ मदरसों के आतंक कनेक्शन पर भी बहस छिड़ गई है। इसके अलावा टाटा ग्रुप और उसके ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क के 45 सेकंड के विज्ञापन पर हुए विवाद को डिकोड करेंगे। इस विज्ञापन की ऐसी ट्रोलिंग हुई कि टाटा जैसी 152 साल पुरानी कंपनी को भी अपना विज्ञापन वापस लेना पड़ा और लिखित में सफाई देनी पड़ी। सवाल यह है कि इस विज्ञापन से कंपनी का तौबा करना सही है? आज इस विज्ञापन विवाद का 24 कैरेट विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा एक अच्छी खबर यह है कि भारत के डीआरडीओ ने पिछले 40 दिनों में 10 अलग अलग मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। खासतौर पर ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ाकर 450 किलोमीटर की गई है। इसका एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास है। भारत की स्वदेशी मिसाइल शक्ति पर हमने डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। साथ ही तेलंगाना के कई शहरों को बारिश ने तहस नहस कर दिया। हैदराबाद में बीते 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर बारिश हुई है, जिसके बाद शहर की व्यवस्थाओं ने बारिश के सामने घुटने टेक दिए। सोचने वाली बात यह है कि भारत जैसा शक्तिशाली और तकनीकी रूप से सक्षम देश, जिसने पिछले 40 दिनों में 10 मिसाइल लॉन्च किए हैं, वो बारिश और जलभराव का सटीक इलाज क्यों नहीं निकाल पा रहा। और आज की एक ट्रेंडिंग खबर यह भी है कि कंगाली में पाकिस्तान का आटा गीला हो गया है। वहां गेहूं की कीमतें आसमान छू रही हैं और पाकिस्तान के कई हिस्सों में आटा 75 रुपए किलो बिक रहा है। आज आपको बताएंगे कि जब कोई देश आतंकवाद के चंगुल में फंस जाता है तो वहां की जनता को किस तरह आंसू बहाने पड़ते हैं। लेकिन शुरुआत हम मदरसों की राजनीति से करेंगे, जिसमें नया चैप्टर असम सरकार के फैसले से जुड़ गया है। असम सरकार ने राज्य के सभी सरकारी मदरसों को बंद करने का फैसला किया है। राज्य सरकार अपने फैसले को यह कहकर सही ठहरा रही है कि सरकारी खर्च पर धार्मिक शिक्षा क्यों मिले। असम सरकार शिक्षा में एकरूपता और समान अवसर की दलीलें भी दे रही है, लेकिन विपक्ष, खासकर मुसलमानों की राजनीति करने वाली AIUDF ने इसे RSS का एजेंडा लागू करने वाला कदम करार दिया है। वैसे असम में जहां सरकारी मदरसे बंद होंगे, तो वहीं संस्कृत शिक्षण को भी एक यूनिवर्सिटी के तहत लाकर उसके ढर्रे में बदलाव की बात की गई। सरकारी खर्च पर कुरान पढ़ाएं तो बाइबल और गीता क्यों नहीं? दीनी तालीम के लिए सरकारी व्यवस्था क्यों हो? यही दलील है असम सरकार की, जिसने नवंबर से सरकारी मदरसों को बंद करने का फैसला ले लिया है। All these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. असम के सभी सरकारी मदरसों को रेगुलर स्कूलों में तब्दील कर दिया जाएगा और कुछ मामलों में मदरसों के टीचर्स को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। असम के सेकेंडरी एजुकेशन विभाग ने 148 मदरसा टीचर्स को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। लेकिन नवंबर में असम सरकार ये नोटिफिकेशन निकाले उसके पहले राज्य में मुस्लिमों के नाम पर राजनीति करने वाली AIUDF ने फैसले को RSS का एजेंडा बता दिया। अचानक से इनको बंद करने का ये ऑर्डर जो टीचर्स को यहाँ से वहां ले जा रहा है, ये दुर्भाग्य है। ये मैं समझता हूँ कि सरकार को इसको उड्डय करना चाहिए और इस तरह जो हिटलरी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें जो सिस्टम चला रहा है आइन का कानून चलना चाहिए। इनके हिटलरी कानून और नागपुर से डिक्टेशन जो इनको आता है वो कानून यहाँ नहीं चलना चाहिए। असम में अभी 614 सरकारी मदरसे हैं, जिसमें 554 कोएड हैं, जबकि 3 सिर्फ लड़कों के लिए और 57 सिर्फ लड़कियों के मदरसे हैं। सरकारी व्यवस्था पर दीनी तालीम को खारिज करने की दलील देने वाली असम सरकार ने फरवरी में ही सरकारी स्कूलों के लिए इस्तेमाल हो रहे अरबी के शब्द मकतब को हटाने का आदेश दिया था। मकतब का मतलब है स्कूल,
और असम के 63 सरकारी स्कूल अपने नाम में मकतब लगाते थे। ऐसे में अब जब सरकारी मदरसों को भी बंद करने का फैसला असम सरकार ने किया है, तो मदरसों से जुड़े लोगों ने तीखा विरोध जताया है। ये तो स्वाधीन भारत से पहले ही ये मदरसा शुरू है, वहाँ से अभी तक चल रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं। यहाँ हम भी वहाँ में पढ़ा था, तो पढ़ के उन लोगों ने अभी जब सरकार ने ये बंद करने के लिए चाहा है, तो ये सब जीवन इनका बर्बाद हो जाएंगे। लाखों लाख आदमी का बर्बाद हो जाएंगे उनके लाइफ। वैसे सरकारी मदरसों को बंद करने के फैसले पर इस विरोध के बीच असम सरकार स्कूली शिक्षा में एक रूपता लाने की दलील भी सामने रख रही है। असम में रेगुलर बोर्ड और मदरसा बोर्ड से पढ़े छात्रों को समान अहमियत मिलती रही है। असम सरकार की दलील है कि इसकी वजह से रेगुलर बोर्ड के छात्रों को मदरसा बोर्ड के छात्रों से कम अवसर मिलते थे। Because these madrasas give a particular degree, Government of Assam has declared that this degree will be equivalent to matriculation and higher secondary examination. That has created a huge impact because so many people are getting certificates that I have passed madrasa, and they compete for jobs with the other student who has passed matric or higher secondary after hard work. असम में सरकारी मदरसों पर तालेबंदी के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच राज्य का एक और फैसला है, जिस पर अभी घमासान नहीं मचा है। असम सरकार राज्य में चल रहे सरकारी संस्कृत शिक्षण संस्थानों को लेकर भी नवंबर में अलग से नोटिफिकेशन निकालने वाली है। सरकार का मानना है कि संस्कृत शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था पारदर्शी नहीं है, इसलिए इन्हें कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत और प्राचीन शिक्षा विश्वविद्यालय के तहत लाया जाएगा। असम में अभी तकरीबन 1000 संस्कृत शिक्षण संस्थान हैं, जिनको असम के संस्कृत बोर्ड से मान्यता मिली है। क्लास 10, सीनियर सेकेंडरी और अंडर ग्रेजुएट स्तर के कोर्स यहाँ कराए जाते हैं। ये केवल मदरसों के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे पादरी भी आए थे जिन्होंने ये डिमांड किया था कि आप अगर मदरसों को ग्रांटिंग एड देते हैं और वहां 4 अरेबिक कॉलेज भी हैं, तो आप बाइबल कॉलेज भी खोलिए और बाइबल के लिए, बाइबल पढ़ाने के लिए हमें ग्रांटिंग एड दीजिए। क्या यही समानता है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में इक्विवेलेंस इन फ्रंट ऑफ लॉ की बात करते हैं कि सब समान है? क्या ये समानता होगी? जाहिर तौर पर असम सरकार अपने फैसले के जरिए ये बताना चाहती है कि उसके फैसले का आधार हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं है, बल्कि वो राज्य में हर तरह की शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, प्रामाणिक और आधुनिक बनाने की कोशिशें कर रही है। लेकिन न सिर्फ असम बल्कि पूरे देश में मदरसों पर असम के फैसले को वोट बैंक वाले चश्मे से देखा जा रहा है। पूरे मुल्क में हर स्टेट में एडेड न सिर्फ ये कि मदरसे चल रहे हैं, बल्कि दूसरे मज़ाहिब के भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एड से चल रहे हैं, और तालीम देना सरकार की बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। उससे ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और ना कोई स्टेट गवर्नमेंट पलड़ा झाड़ सकती है। इस वजह से जो इन्वेस्टर ने बयान दिया, हम समझते हैं कि अफसोसनाक है। आज देश के अंदर मुसलमान तालीम की तरफ बढ़े, तरक्की की तरफ बढ़े, वह भड़कने, भड़काने, बहकाने वालों से बचे, ये आज यह उनकी डिमांड है, और उसी की डिमांड के अनुसार तरह तरह से प्रदेश विचार कर रहे हैं। देखिए, अब ये तो उनका फैसला है, लेकिन इसके पीछे मैं समझता हूँ कि जो एक सांप्रदायिक भावना है वो काम कर रही है। कोई नौजवान, कोई बच्चा अगर केवल धर्म की पढ़ाई पढ़े तो उसके चौमुखी विकास होंगे क्या? तो यही उनका कहना है कि उनके पढ़ाई अगर हो तो जो समाज के सर्ववर्ग की पढ़ाई होती है वो हो। मदरसों को लेकर राजनीति नई नहीं है, लेकिन असम के फैसले से मदरसों पर राजनीति में नई बहस जरूर छिड़ी है, क्योंकि यहाँ सरकारी तौर पर धार्मिक शिक्षा से दूरी की दलील है। गौरतलब है, असम सरकार ने साफ किया है कि कोई भी निजी तौर पर किसी निजी संस्था से मदरसा चलाए तो उस पर कोई रोक नहीं होगी। दिल्ली से हिमांशु और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ हिमांता कुमार नाथ, गुवाहाटी, आज तक।
वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसी वर्ष फरवरी में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा में बताया था कि वर्ष 2018-19 में असम में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 0 थी, जबकि राज्य में 179 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे। यानी असम में सभी मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। पूरे देश की बात करें तो देश में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 19,132 है, जबकि 4,878 मदरसे गैर कानूनी रूप से चल रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं। वहां 11,621 मान्यता प्राप्त और 2,907 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली और गोवा में कोई मदरसा नहीं है, न सरकारी मान्यता प्राप्त और न ही गैर मान्यता प्राप्त। सरकार के मुताबिक देश में 2 प्रकार की मदरसा शिक्षा प्रणाली है। एक मदरसे निजामी, जिसमें सार्वजनिक धर्मार्थ शिक्षा दी जाती है, यानी ऐसे मदरसों में राज्य की स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को अपनाने की कोई बाध्यता नहीं है। और दूसरी शिक्षा प्रणाली है दरसे आलिया। ये राज्यों के मदरसा शिक्षा बोर्ड से जुड़े होते हैं और राज्य की स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को फॉलो करते हैं। भारत में मदरसों को अक्सर शक की नजर से देखा जाता है और मदरसों की भूमिका सवालों के घेरे में रहती है। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने इसी वर्ष जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सुझाव दिए थे कि मदरसों को सीबीएसई, आईसीएसई से जोड़ा जाए और इनमें नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को पढ़ने की भी इजाजत दी जाए। धार्मिक शिक्षा को इसमें वैकल्पिक रखा जाए। उन्होंने लिखा था कि मदरसों में छात्रों को सही शिक्षा न मिलने का नतीजा ये होता है कि वो देश की मुख्य धारा से अलग थलग हो जाते हैं। रिजवी के अनुसार कुछ संगठन और कट्टरपंथी मुस्लिम बच्चों को सिर्फ मदरसे की शिक्षा देकर उन्हें सामान्य शिक्षा की मुख्य धारा से दूर कर रहे हैं। रिजवी ने दावा किया था कि कुछ आतंकवादी संगठन भी अवैध रूप से चल रहे मदरसों की फंडिंग कर रहे हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए। रिजवी ने कहा था कि कश्मीर में बड़ी तादाद में मदरसों के बच्चे आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। वहां मदरसों में कट्टरपंथी सोच की ट्रेनिंग दी जा रही है। तब वसीम रिजवी की ये बातें कई मुस्लिम विद्वानों को बुरी तरह चुभ गई थी और मदरसों पर रिजवी के बयान का विरोध हुआ था। लेकिन रिजवी ने मदरसों पर जो सवाल उठाए थे उन्हें क्या पूरी तरह खारिज किया जा सकता है? हम आपको शोपियां के एक ऐसे मदरसे की खबर दिखाना चाहते हैं जो कई वर्षों से आतंकवादियों की पाठशाला बना हुआ है। जहां होते हैं आतंकवादियों के सबसे ज्यादा एनकाउंटर, जहां जमाते हैं डेरा आतंकवादी संगठन, जो है कश्मीर का सबसे बड़ा आतंकवाद प्रभावित जिला, वहां मदरसे में चलती थी आतंकवाद की पाठशाला। शोपियां जिले में इसे धार्मिक स्कूल कहें या मदरसा, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि सच तो यह है कि यह आतंकवादियों की नर्सरी बना हुआ था, जहां नौजवानों को आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा था, जहां से निकलकर कई नौजवानों ने आतंकवाद की राह पकड़ी। इस स्कूल का नाम है सिराज उल्लूम इमाम साहिब। इस स्कूल के 3, ऐसा नहीं कि हम लोग इसको ऑब्जर्वेशन नहीं करें, इस स्कूल के 3 टीचर को ऑलरेडी हम लोग पीएसएफ बुक कर चुके हैं, जिसका नाम है अब्दुल हक भट्ट, दूसरा फरोग भट्ट डार और मोहम्मद यूसुफ वानी। इसके अलावा करीब 5-6 टीचर्स को हम लोग 107 सीआरपीसी के साथ बॉन्ड ऑन कर चुके हैं। हमारे सर्वेलेंस में है, जैसा कि हम लोग का पॉलिसी है कि अभी तक हम लोग का ये इसका बेसिकली जो एफिलिएशन है जमात इस्लाम से स्कूल का है, हमारे सर्वेलेंस में है। हम लोग अभी व्यक्ति पर, पर्सन पर अभी एक्शन ले रहे हैं। अगर जरूरत पड़ा तो इंस्टीट्यूशन पर भी एक्शन लेंगे। आतंकी संगठन अल बदर का कमांडर जुबैर नेगरू, जिसे इसी साल अगस्त में मुठभेड़ में मार गिराया गया, वो इसी स्कूल में पढ़ा था। फरवरी 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला करने वाला आतंकी सज्जाद भट्ट, जिसे सेना ने जहन्नुम पहुंचा दिया था, वो भी इसी स्कूल में पढ़ा था। हिजबुल मुजाहिदीन का निजाम नसीर डार और एजाज अहमद, जिन्हें 4 अगस्त को एनकाउंटर में मार गिराया गया था, वो भी इसी स्कूल में पढ़े थे।
इसी मदरसे में आतंकवादी बनने की ये फैक्ट्री कई सालों से चल रही थी, जिस पर जांच एजेंसियों की नजर तब पड़ी जब पुलवामा हमले में इस स्कूल का नाम सामने आया। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में जो शिक्षा संस्थान जांच के दायरे में आई है, दरअसल उसका नाम तब उछला जब एनआईए पुलवामा में हुए सीआरपीएफ पर आतंकी हमले पर जांच आगे बढ़ा रही थी। जो गाड़ी उस हमले में इस्तेमाल हुई थी वो एक मिलिटेंट सज्जाद भट्ट की गाड़ी थी और वो भी बाद में एक मुठभेड़ में मारा गया। उसने दरअसल इसी संस्थान में शिक्षा हासिल की थी। उसके बाद पुलिस की जांच चल रही थी जिसमें और कई सारे नाम भी सामने आए। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस मदरसे में अधिकतर छात्र कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग जिलों के हैं, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद का गढ़ मानती हैं। अब तक की जांच में पता चला कि 13 आतंकवादी इसी मदरसे से निकले हैं। उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना के कई छात्रों ने भी इस मदरसे में एडमिशन लिया था। सूत्रों के मुताबिक सैकड़ों ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो इस संस्थान के छात्र या पूर्व छात्र हैं और आतंकी संगठनों की मदद करते हैं। लेकिन मदरसे के संचालक कह रहे हैं कि ये कोई मदरसा या धार्मिक स्कूल नहीं बल्कि मॉडर्न स्कूल है और वो भी मान्यता प्राप्त। ये मदरसा है या रिलीजियस स्कूल है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और उसके साथ हम ये अखलाकी तालीम देते हैं, मॉडर्न एजुकेशन हम देते हैं। बाकी रहा ये सवाल कि हमारे साथ जो ये नथी की जाती है ये जमात इस्लामी के साथ है, ऐसी बात नहीं है। ये न ये जमात इस्लामी की प्रॉपर्टी है, मैंने पहले ही बताया ये किसकी प्रॉपर्टी है और किसके नाम आज भी है, और न कोई एफिलिएशन है। ये जेएंड के बोर्ड से इसकी ये रिकॉग्नाइजेशन है, कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ इसकी एफिलिएशन है और गवर्नमेंट में ये रजिस्टर्ड इदारा है। धार्मिक स्कूल के संचालक आतंकवाद का स्कूल चलाने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि इस तरह के धार्मिक स्कूल हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, अल बदर, लश्कर जैसे आतंकी संगठनों की मदद कर रहे हैं। इन धार्मिक स्कूलों में मारे गए आतंकवादियों को हीरो की तरह पेश किया जाता है। इन धार्मिक स्कूलों में सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जाते हैं और इन धार्मिक स्कूलों में शिक्षा के नाम पर छात्रों को आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए उकसाया जाता है। इस तरह के कई और स्कूल सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। यानी अभी कश्मीर में आतंकवाद की एक पाठशाला पर एक्शन हुआ है, कई और धार्मिक स्कूलों पर एक्शन अभी बाकी है। श्रीनगर से शुजाउल हक और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत के मिसाइलों वाले दम की सुकून देने वाली खबर की बात करते हैं। पिछले 40 दिन में डीआरडीओ ने 10 मिसाइलों के सफल परीक्षण किए हैं। अभी आप ब्रह्मोस मिसाइल की बड़ी क्षमता के परीक्षण की तस्वीरें देख रहे हैं। 30 सितंबर को 450 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। पहले ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर थी। अभी 9 अक्टूबर को एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किए जाने के साथ ही भारत ने स्वदेशी रक्षा तकनीक में एक नई उपलब्धि हासिल कर ली। लंबी दूरी की हवा में मार करने वाली इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया था। भारत की मिसाइलों वाली ताकत पर आज तक ने डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी से बातचीत की। आपसे जानना चाहूंगा कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत कम समय में इतनी ब्रह्मोस से लेकर दूसरी तमाम मिसाइलों के सफल परीक्षण हुए हैं। हमारा साइंटिस्ट ने कोविड पीरियड में भी कंटिन्यूस काम करके बहुत सिस्टम्स ने डेवलप किया। पिछले 1.5 मंथ का टाइम पे हमने ये पूरा मिसाइल सिस्टम्स टेस्ट किया और बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स भी आया है। ब्रह्मोस जो कि काफी अहम मिसाइल है, उसकी रेंज बढ़ाने की बात की, कितना वो कारगर परीक्षण था और किस तरह की तीनों सेनाओं को मदद मिलेगी उसकी नई रेंज के साथ? ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इनका इंडिजिनस कंटेंट बढ़ाने के लिए हमने बहुत सिस्टम्स डेवलप किया। वो सिस्टम्स पूरा इनकॉर्पोरेट करके ये ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स को अभी हमने टेस्ट किया है। ये परीक्षण पूरा बहुत सफल हुआ
इसके बाद हमारा इंडिजिनस कंटेंट ये मिसाइल सिस्टम में बहुत बढ़ गए और इसका अवसर पूरा तीनों आर्म्ड फोर्सेस में है। वो ब्रह्मोस सिस्टम्स को कंटिन्यूसली यूज करेंगे। सवाल अभी जो हम अगर बात करें मिसाइल सिस्टम्स की बात करें, हमारे पास तीनों सेनाओं के पास जो सिस्टम मौजूद है, आपको लगता है कि जिस तरह के हालात हैं उनसे निपटने के लिए काफी मात्रा में इस तरह के मिसाइल सिस्टम हमारे पास मौजूद है? भारत एक्चुअली मिसाइल्स का क्षेत्र में बहुत कॉन्फिडेंट है। हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजीज हमने डेवलप किया है। हम इसी एरिया में कंप्लीट सेल्फ रिलायंट बता सकते और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंदर पूरा इधर इंडिजिनस मिसाइल्स को डेवलप करेंगे। जो आर्म्ड फोर्सेस को चाहिए वो पूरा मिसाइल सिस्टम इधर देश में हम डेवलप कर सकते हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।